फ्रेंड्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए सारे प्रश्न आने वाले हैं। खास करके बिहार बोर्ड के सारे ऑब्जेक्टिव्स इस पर आ रहे हैं, इसलिए बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है ये है भारत संसाधन एवं उपयोग कक्षा 10, बिहार बोर्ड कक्षा 10 का भूगोल का ये पहला चैप्टर है और इसमें हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे और इस चैप्टर को हम लोग 2 या 3 वीडियो में समाप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो आप जानते हैं कि संसाधन जो एक होता है कि दोबारा बनने वाला होता है तो उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं और नहीं बनने वाला जो होता है उसको अनवीकरणीय कहते हैं। और जिसमें जीवों की मात्रा होती है वो जैव होता है और जो निर्जीव पदार्थों से बना होता है वो अजैव संसाधन होता है। तो इसलिए कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो इसका उत्तर ए होगा। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। उसके बाद है प्रश्न दो है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा इसमें ऑप्शन है मानवीकृत, दूसरा है पुनः पूर्ति योग्य और अजैव और अचक्रीय। तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, ये एक बार जाने के बाद दोबारा आ सकता है, कल सुबह हो के दोबारा मिलेगी, इसलिए पुनः पूर्ति योग्य संसाधन इसका उत्तर लगाएंगे। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखते हैं, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र का सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। प्रश्न 3 है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो इसका उत्तर होगा, सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 100 किलोमीटर, बी है 200 किलोमीटर, सी है 150 किलोमीटर और डी है 250 किलोमीटर। तो किसी भी देश से 200 किलोमीटर तक की जो समुद्री सीमा है वह अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है, इसलिए इसका उत्तर बी होगा 200 किलोमीटर। उसके बाद है प्रश्न चौथा है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध ऑप्शन है इसका संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो संसाधन के वियोजित विदोहन इसका आंसर होगा बी, क्योंकि डाकू की अर्थव्यवस्था मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि लूट खसोट की हो, तो जिसमें संसाधन का बिना सोचे समझे उपयोग किया जाता है उसको हम लोग डाकू की अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसका आंसर बी होगा, संसाधन के विदोहन से। उसके बाद है पांचवा प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर तक का संपदा निहित है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या क्या है, 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर और 19.2 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा पांचवा का डी होगा, 19.2 किलोमीटर क्षेत्र राजनीतिक सीमा के समुद्री सीमा में राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आता है। उसके बाद है प्रश्न 6, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो पेट्रोलियम ऑप्शन अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी जैव और डी अजैव। तो इसका उत्तर ए होगा, पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है, दोबारा इसको नहीं बनाया जा सकता है, हजारों वर्ष लगते हैं पेट्रोलियम बनने में। उसके बाद प्रश्न 7 है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। तो इसका आंसर ऑप्शन है ए पर्वतीय, बी मरुस्थलीय, सी पीली और डी जलोढ़। तो इसका उत्तर होगा 7 का डी, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ पानी के द्वारा बहकर आते हैं और हर साल आते हैं, इसलिए जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। और 8वां प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा मतलब काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी का इसका ऑप्शन पर समझ लीजिए, बलुई मिट्टी, रेगुर मिट्टी, साल मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो इसका उत्तर होगा बी रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। इसको देखिए बहुत बार पूछा गया है, 2011 के सप्लीमेंट्री में पूछा गया, कंपार्टमेंट परीक्षा में, 13 के एनुअल परीक्षा में, 15 के कंपार्टमेंटल परीक्षा में, 17 के एनुअल परीक्षा में और 19 के कंपार्टमेंटल परीक्षा में पूछा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और VVI प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है।
तो मतलब मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है, प्रश्न कहने का मतलब ये है कि मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो ए है उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ मरुस्थली कहाँ है, तो वो है राजस्थान में, इसलिए मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 10 है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि का मतलब आप समझते हैं, सोपानी कृषि का मतलब होता है सीढ़ीदार खेत। तो सीढ़ीदार खेत कहाँ मिलता है, सीढ़ीदार खेत, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। तो ये तीनों मैदानी क्षेत्र है, और मैदानी भागों में सीढ़ीदार खेत नहीं होता है, ये पर्वतीय भाग में होता है, इसलिए उत्तराखंड इसका सही उत्तर होगा। 10 का बी होगा। सोपानी कृषि मतलब सोपानी मतलब सीढ़ीदार कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो ये उत्तराखंड होगा इसका उत्तर। और उसके बाद है 11 नंबर प्रश्न, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का इसका ऑप्शन देख लीजिए, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई और गहन कृषि। तो इसका अर्थ होगा, आंसर होगा अधिक सिंचाई, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सिंचाई होने से वहाँ के मिट्टी की जो खनिज संपदा, खनिज पदार्थ है और जो उपजाऊपन है वो धीरे धीरे बह जाता है, यही वहाँ के निम्नीकरण का कारण है। उसके बाद है प्रश्न 12, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ऑप्शन है लाल, बी है जलोढ़, सी काली और डी पर्वतीय। तो आपने पढ़ा भी है कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, यही कारण है कि महाराष्ट्र वगैरह में कपास की खेती ज़्यादा होती है, उधर काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। तो ये आपके बुक से लिया गया है, इसका ऑप्शन देख लीजिए, 15 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर और 18 करोड़ हेक्टेयर। तो भारत में लगभग 13 का सी आंसर होगा, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। उसके बाद है चौथा प्रश्न, और चौथा प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। कौन सा ऐसा रसायन है जो कि मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है, रोक देता है, उसको बढ़ने नहीं देता। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है इसका ए वेंजीन, बी यूरिया, सी एंड्रीन और डी फास्फोरस। तो इसका आंसर होगा सी एंड्रीन। एंड्रीन मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। उसके बाद प्रश्न 15 है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। इसका उत्तर समझिए प्रश्न को, देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था। तो इसका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी पंडित नेहरू। तो इसका आंसर है पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो इसका ऑप्शन ए है 96%, बी है 95% और सी है 96.6% और डी है 95.5%। कह रहा है कि पृथ्वी पर जितना जल है उसका कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है। तो इसका उत्तर होगा डी, 16 का डी, 95.5%। उसके बाद है 17 नंबर प्रश्न है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, कौन सा, क्या कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए इसके प्रश्न को पूछने की श्रृंखला 14 एनुअल में, और ये कंपार्टमेंटल में ही पूछा है, 16 के कंपार्टमेंटल में, 17 कंपार्टमेंटल में, 19 एनुअल और 19 के कंपार्टमेंटल में भी पूछा है। तो इस तरह से ये काफ़ी VVI प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर याद कीजिएगा। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। ए उजला ग्रह, बी नीला ग्रह, सी हरा ग्रह, डी लाल ग्रह। तो इसका उत्तर होगा 17 का बी नीला ग्रह, क्योंकि पानी की उपस्थिति के कारण ही इसको नीला ग्रह कहते हैं। और उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो इसका
ए ऑप्शन है फ्लोराइड, बी क्लोराइड, सी आर्सेनिक और डी लौह। तो इसका आंसर होगा 18 का सी, बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो बच्चों ये थे कुछ प्रश्न, 18 प्रश्न आपके भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर से। अब नेक्स्ट इसी चैप्टर से अगले वीडियो में बाकी के प्रश्न भी आएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।